हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर ऑसिलेशन, जिसमें हम पढ़ चुके हैं किसको बेहतरीन तरीके से, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें क्या स्टार्ट करना है? आज के लेक्चर में हमें सिंपल पेंडुलम को स्टार्ट करना है। अच्छा सर, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। उससे पहले हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को पढ़ने के बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग को पढ़ा, जिसमें हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की, जिसकी बात हम लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी कर चुके थे। और हमने क्या किया? हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला निकालना सीखा। उसके कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हमें करना है, वो मैं आपको करा दूंगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिए। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। तो देखो, सिंपल पेंडुलम सबने देखा होगा, हर जगह देखा होगा, अपने स्कूल में देखा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, किसी क्या तो पेंडुलम वाली घड़ी भी होगी, है ना। अगर नहीं देखा होगा तो किसी ने, पक्की बात है कि बचपन में जब आप नया बैट लेकर आते हो तो आप उसको बढ़िया तेल पिला के बैट को एक बॉल लेते हो और बॉल को रस्सी से बांध के अपने घर पे, और कहां बांधते हो बॉल को? एकदम बिल्कुल उस कमरे में जहां से सबका आना जाना होता है, और वहां पे टुकुर टुकुर टक 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 लगे रहते हो कि नहीं। तो वो जो बॉल आप लटका देते हो, वो बॉल क्या होती है? वो बेसिकली क्या होती है? एक पेंडुलम जैसे काम करती है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और उससे आप क्या करते हो? पूरे घर को डिस्टर्ब करते रहते हो, टक 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 करते, है ना। आपको लगता है कि बस ये टक टक मैंने किया और बस अगले दिन मैं क्या बन जाऊंगा? विराट कोहली बन जाऊंगा, नहीं तो सचिन तेंदुलकर तो बन ही जाऊंगा। ये बात पक्की है ना। ऐसा कुछ होता नहीं है। मम्मी झाड़ू लेकर आती है, 2 झाड़ू मारती है, बॉल उतर जाती है और वापस सारे खाब चूर चूर और आप पढ़ने बैठ जाते हो, है ना। ये सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है भाई, बहुत झाड़ू खाई है मैंने इस चक्कर में। चलिए भाई, तो सिंपल पेंडुलम जरा देख लेते हैं क्या होता है। इफ अ हैवी पॉइंट मास इज सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस, हम मानते हैं कि वेटलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम। अब यहां बात मैंने की है एक चीज की, एंगुलर एसएचएम, जिसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम फिजिकल पेंडुलम यानी कि कंपाउंड पेंडुलम की बात करेंगे। एक्चुअल में एंगुलर एसएचएम की बात मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। If the restoring torque acting on the body in oscillatory motion is directly proportional to the angular displacement of the body from its equilibrium position, मतलब ध्यान से सुनो, हम जब एसएचएम पढ़ रहे थे, हम जब लीनियर एसएचएम पढ़ रहे थे, लीनियर एसएचएम यहां लिख देता हूं, जब हम लीनियर एसएचएम पढ़ रहे थे, लीनियर एसएचएम पढ़ रहे थे, तो लीनियर एसएचएम में हमने देखा था कि F इज नथिंग बट माइनस के एक्स। ठीक है ना। ये फोर्स अगर इस फोर्स की अगर इक्वेशन माइनस के एक्स आ रही है तो हम बोल देते हैं कि भैया ये क्या है? एसएचएम है, जिसमें एक्स क्या होता था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था। ठीक, बट अगर यही इक्वेशन चेंज होके ऐसी कुछ हो जाए, देखो एंगुलर 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 एसएचएम, अगर यही इक्वेशन F की जगह, अब देखो लीनियर की जगह एंगुलर हो गया सब कुछ, तो आप जानते हो कि फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, माइनस के और एक्स के क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपके टॉर्क की इक्वेशन माइनस के थीटा के जैसे आने लग जाती है, जरूरी नहीं ये के और ये के सेम हो भैया, के थीटा के जैसी आ जाने लगती है, तो आप बोलते हो कि भैया ये क्या है? एक एंगुलर एसएचएम है। ठीक है ना। और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि एंगुलर एसएचएम में जो इक्वेशन होती है रिस्टोरिंग टॉर्क की, वो होती है माइनस के थीटा। मतलब टॉर्क जिस डायरेक्शन में है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब अगर आप अपने पेंडुलम को, मान लीजिए आपका ये पेंडुलम है और इसको आपने इस तरीके से डिस्प्लेस किया, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर था थीटा, लेकिन जैसे ही आप इसको यहां ले जाकर छोड़ोगे तो इसमें क्या एक्ट करेगा? एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, जिसको अपनी मेन पोजीशन में लेकर आएगा। तो टॉर्क किधर होगा? टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा और थीटा इस डायरेक्शन में होगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर, ओके, समझ में आया सर। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हम ज्यादातर बात करते हुए हैं अभी तक लीनियर एसएचएम की, हमने एंगुलर एसएचएम की बात अभी तक नहीं की है। तो आओ जरा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो 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 तुम, हो गया मैं गुम, कितनी हंसी रात है, ओहो हो। ये है भैया हमारा पेंडुलम बना रहा हूं मैं, प्यारा सा पेंडुलम, है ना। ये आजकल मैं सीख गया हूं नई झांकी, तो वो झांकी मैं करके रहूंगा, भले ही आप कितना भी बोर हो जाओ। ठीक है ना। चलो, अब ये है भैया आपका एक पेंडुलम, और एक पेंडुलम ये भी है, एक पेंडुलम ये भी है। देखो ध्यान से जरा, थोड़ा दूर बना दूं क्या? सर जहां चाहो वहां बना लो यार, आपका बोर्ड है, आपकी मर्जी है। ये लो भाई, ए मोटू ए छोटू, चलो हाँ भाई, चलिए एक लाइन यहां और एक लाइन यहां। अब समझते हैं काम की चीज। देखो भाई, जब हम लीनियर एसएचएम की बात करते हैं, जब हम लीनियर एसएचएम की बात करते हैं, लीनियर एसएचएम,
लीनियर एसएचएम, है ना। तो आपका ये जो पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम जो आपका होता है, ये थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेता है। क्या लेता है? थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मतलब अगर ये थीटा है तो थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक। अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपको एक लाइन जैसा आप इसको मान सकते हो, ठीक है ना। आप ये जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, मान लो इसको आपने x बोला, इस x को आप एक लाइन जैसा ट्रीट कर सकते हो क्योंकि ये थीटा क्या है? बहुत स्मॉल है। बट अगर आपने ये बोला कि नहीं भैया, नहीं भैया, थीटा तो हम बहुत लार्ज लेंगे, बढ़िया घुमाएंगे अपने पेंडुलम को, एक अच्छे तरीके से हम इसको घुमाने वाले हैं, बॉल लटकाई, बैट से पाट से मारा, ठीक है ना, तो बॉल बहुत आगे तक गई, तो मैं ये बोलूंगा कि भैया ये जो थीटा था, थीटा इज लार्ज, थीटा इज लार्ज कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में थीटा क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो थीटा अगर बड़ा हो गया तो आप ये देखो, ये जो चीज है x, ये आपको लाइन जैसी नहीं दिख पाएगी, फिर ये फिर एक कर्व जैसी दिखेगी। कैसी दिखेगी? कर्व जैसी दिखेगी, हाँ कि ना? हाँ। कैसे दिखेगी? एक कर्व दिखेगी। या मैं बोल सकता हूं कि अगर और जोर से मारा तो ये पेंडुलम हो सकता है सर्कुलर मोशन कर दे, तो अगर वो जो सर्कुलर मोशन वो करता, उस सर्कुलर मोशन का जो पाथ होता उसका छोटा सा हिस्सा है ये, है कि नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात कही आपने, ठीक। तो जब भी हमारा थीटा बहुत स्मॉल होगा, हम इस डिस्प्लेसमेंट को एक लाइन जैसे ट्रीट कर सकते हैं, और जब हम इसको एक लाइन जैसे ट्रीट करेंगे तो ये एक ऑसिलेशन एक लाइन में हो रहा होगा, हाँ कि ना? हाँ सर, तो हम इसको लीनियर एसएचएम बोल सकते हैं। बट अगर यहां पर आपने अपने x को बहुत ज्यादा किया, थीटा को बहुत ज्यादा कर दिया, तो फिर आप इस x को एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट या छोटा सा लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं मान पाओगे, और आपको इसको क्या बोलना पड़ेगा? एंगुलर एसएचएम बोलना पड़ेगा, एंगुलर एसएचएम बोलना पड़ेगा। अभी जो हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं उसमें अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एंगुलर एसएचएम होता है। सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें और उसमें प्रैक्टिकली देखा जाए तो एंगुलर एसएचएम होता है। बट हम ये अजम्पशन मान लेते हैं कि भैया ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत कम है, या मैं बोलूं ये जो थीटा है वो बहुत कम है, और जब आप ऐसा अजम्पशन मान लेते हो तो ये बात अपने आप प्रूव हो जाती है कि आप क्या कंसिडर कर रहे हो? लीनियर एसएचएम कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक सर, ओके सर। तो हमको लीनियर एसएचएम की बात करनी है, हमको एंगुलर एसएचएम की बात अभी नहीं करनी, ठीक। और बात करनी है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना है, जो हम निकाल चुके हैं पहले भी किसी ना किसी तरीके से, लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। आज थोड़ा हमको दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा, तो समझेंगे जरा पूरी कहानी को। पहले मुझे ये बताओ कि क्या आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमने निकालना सिखाया है लास्ट लेक्चर में जब हम स्प्रिंग पढ़ रहे थे? तो बताओ क्या करना होता था? पहले आपको क्या करना होता था? अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो पहले आपको एक इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी थी जहां पर एफ नेट 0 हो, इसको आप बोलते थे इक्विलिब्रियम पोजीशन, याद करो। हाँ सर। फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट लाते थे, है ना। एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट लाते थे। ये क्यों लाते थे? क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत होती थी जिसको आप एफ नेट बोलते थे। ये जो एक्स्ट्रा फोर्स होता था ये आप किसके बराबर निकालते थे? किस तरीके से लाते थे? आपको ताम झाम लगा के, पूरा साम दाम दंड भेद लगा के एफ नेट को इस फॉर्म में लाना होता था। अगर आप एफ नेट इस फॉर्म में ले आए तो आप बोल देते थे कि भैया ये क्या है? एक एसएचएम है ना। याद आई ये सारी बातें? हाँ सर। तो वही सेम चीज हमको यहां भी करनी है, डरना नहीं है। तो आप तैयार हैं? हाँ सर हम तैयार हैं। चलो भाई आ जाओ। तो यहां पर मैं इसी पेंडुलम का यूज करता हूं और अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए आइए, हट जा भैया, हट जाओ। चलो, तो हमने क्या किया? अपने पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? बहुत छोटू सा थीटा है, ठीक है। मुझे बताइए अभी इस पर क्या क्या लग रहा होगा? अभी इस पर क्या लग रहा है सर? एक तो इसका मास mg, मतलब इसका वेट mg, और ऊपर की तरफ टेंशन, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप इसको यहां से डिस्प्लेस करोगे, जब आप यहां पर डिस्प्लेस करोगे इसको, तो क्या होगा भैया? इस पेंडुलम को फील होगा कि इसको कोई मीन पोजीशन तक खींच के ले जाना चाहता है। अरे भैया आप इस पेंडुलम को धक्का दोगे, यहां से डिस्प्लेस करोगे, तो इस पेंडुलम को यहां आकर फील होगा कि इसको कोई मीन पोजीशन तक ले जाना चाहता है ना। अब वो मीन पोजीशन पर ले जाने वाला जो फोर्स होगा उसी को हमको किसके बराबर बनाना है? F = -kx के बराबर बनाना है, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ। तो हम देखते हैं जब पेंडुलम इस पोजीशन में पहुंचता है तो क्या होता है। तो देखो भाई, इस पेंडुलम पर नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, ठीक, ओके। और कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो इसको कहां ले जा रहा होगा? अपनी मीन पोजीशन की तरफ ले जा रहा होगा, ठीक है ना। चलो, तो हम क्या करते हैं? इस mg के कंपोनेंट करते हैं। एक कंपोनेंट ये होगा mg,
एंगल क्या होगा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा और ये कितना हो जाएगा mg sin थीटा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं क्या मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं सर, आप झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हो। ठीक है, इस mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर देगा भाई? टेंशन बैलेंस कर देगा। ठीक है ना, इस mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर देगा? टेंशन बैलेंस कर देगा। ठीक है भैया, तो जब ये कट गए, जब ये और ये कट गए, तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा फोर्स है जो एक्स्ट्रा फोर्स बन के आ रहा है, मुझे बताओ भैया। mg को तो मैंने रिजॉल्व कर दिया, mg हटा दो यहां से, mg हटा दो, mg तो मैंने रिजॉल्व कर दिया है ना, और इस फोर्स को टेंशन ने बैलेंस कर लिया। तो ऐसा कौन सा नेट एक्स्ट्रा फोर्स बच रहा है जो इस पेंडुलम को खींच के अपनी मीन पोजीशन तक ले जाना चाह रहा है? ये वही एक्स्ट्रा फोर्स बनेगा, ये वही एफ नेट बनेगा, हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है, वो फोर्स है सर mg sin थीटा। वेरी गुड, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एफ नेट आया है वो क्या आया है? mg sin थीटा। ठीक है सर, लेकिन अभी भी सर ये जो एफ नेट आपने निकाला है ना, ये जो एफ नेट आपने निकाला है, ये कहीं भी माइनस के एक्स जैसा नहीं दिख रहा है मुझे। देखो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर। तो थोड़ा साम दाम दंड में थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा और दिमाग को अपना खोलेंगे। सर इतना दिमाग नहीं खोल सकते, इतना है ही नहीं सर। सर इतना दिमाग मत खुलवाओ, अभी तो आपने पढ़ाई चालू की है। क्या करूं, मेरी आती नहीं, क्या करूं, मेरी जाती नहीं, तुम्हारी आती नहीं है। समझदारी की बात कर रहा हूं मैं, कुछ और मत समझ लेना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि भैया हमने एफ नेट तो निकाल लिया दिमाग लगा के, लेकिन हम इसको इस फॉर्म से कैसे रिलेट करें? कर ही नहीं सकते। तो मैंने सोचा मैंने ये बोला कि सर आपने बोला था कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा जो आपने बोला है वो बहुत स्मॉल बोला है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोला है। तो सर मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। ठीक है सर, हो सकता होगा सर, पढ़ा है मैंने भी। ठीक है सर, आ जाओ। तो अगर हम थीटा की बात करें, तो थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या? ठीक है सर, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखिए। ये है आपका पेंडुलम और ये यहाँ कहीं आ गया था ना, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ मैं जूम करके, ठीक है ना। ये थीटा नहीं तो बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, थीटा स्मॉल है। ठीक, अब ये इतना स्मॉल है थीटा कि ये जो डिस्टेंस है ये एकदम आपको लाइन जैसी दिख सकती है कि नहीं? मैं इसको कर्व नहीं मान रहा हूँ, ठीक है ना। और ये कितना है? x है। ठीक, तो भैया कुछ ऐसा बन रहा है क्या डायग्राम? देखो, हाँ कि ना। दिस इज l, मैंने यहाँ पे लेंथ नहीं लिखी है, इसकी लेंथ आप ले लो l, है ना भाई, l। ठीक है, तो ये l हो गया, ये भी l हो गया। अब मुझे बताओ अगर ये थीटा है और ये x है तो क्या आप थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्या होगा? अरे भैया ये देखो ना, अगर ये जो चीज़ है, अगर मैं मान लूँ आपको एक सर्कल बना कर दे दूँ, है ना, ऐसा कुछ, और मैं बोल दूँ भैया ये बहुत पास दोनों पॉइंट हैं, तो एक लाइन जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इस सर्कल की रेडियस अगर l है, एंगल थीटा है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x है, तो क्या आप थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। x बाय एल क्या हो सकती है? x बाय एल। तो यहां से हमने थीटा की वैल्यू निकाली, क्या? x बाय एल। किसके बराबर हो गई भैया? x बाय एल के बराबर हो गई। ठीक है सर, ओके, बढ़िया 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 बढ़िया। तो यहां पर हम थीटा की जगह, साइन थीटा की जगह थीटा पुट कर सकते हैं और थीटा की जगह x बाय एल रख सकते हैं। बिल्कुल सही सर। तो आओ इसको उठाओ, यहां पुट करो, आओ। एफ नेट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? x बाय एल। ठीक है सर, ठीक है सर। सर एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्रूव करना था सर, इसके इस तरीके से हमको इक्वेशन लानी थी। मुझे सर x भी दिख रहा है, मुझे सर mg बाय एल दिख रहा है जो शायद k बन जाएगा, लेकिन सर माइनस साइन तो अभी भी नहीं है, माइनस साइन तो अभी भी नहीं है सर। माइनस साइन लेकर आओ, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम आगे नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बोला, सुनो ध्यान से, यह है एफ नेट, यह है एफ नेट, है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ सर। आपका जो पेंडुलम था वो पहले यहां था, फिर यहां आया, मतलब आप इधर से इधर डिस्प्लेस हुए हो, मानते हो कि नहीं? हाँ सर। आपका एफ नेट इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां एक माइनस साइन लगना चाहिए? भैया जिस डायरेक्शन में x है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ नेट है, हाँ कि ना। ये देखो ना, ये देखो, mg साइन थीटा इधर, x इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। हाँ सर, ठीक है। तो यहां माइनस साइन मैंने लगा दिया। अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, लो भैया, एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब बताओ क्या सिमिलैरिटी आ रही है दोनों के बीच में? हाँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि k की वैल्यू ये है सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर k की वैल्यू क्या होगी? mg बाय एल।
बस खेल खत्म। अरे भैया खेल खत्म। आप याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, जो मैंने आपको 3 रूल बताए थे कि पहले एफ नेट 0 करो, फिर एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर आप एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद एफ नेट निकालो। एफ नेट आपका माइनस के एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। अगर आपको के की वैल्यू मिल गई तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो 2 पाई अंडर रूट एम बाय के से। निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ सर। तो भैया इसमें के की वैल्यू पुट कर दो। के की वैल्यू कितनी आई है? एम जी बाय एल आई है कि नहीं? तो टाइम पीरियड निकाल लो भाई। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के की वैल्यू कितनी है? एम जी बाय एल। एम जी बाय एल, तो भैया एम से एम कट गया, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। एल बाय जी। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ सर क्लियर हुई। हाँ सर, ये फॉर्मूला देखा है कहीं कि नहीं देखा? सर देखा है, बहुत बार देखा है। अब तो मतलब अपना नाम भी भूल जाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को नहीं भूल सकते। अच्छा, इस L की जगह कई जगह L की जगह आपको फॉर्मूले में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L इफेक्टिव अपॉन जी, ये लिखा हुआ मिलता है। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। ये L इफेक्टिव क्या है जरा उसके बारे में सुनेंगे। L इफेक्टिव क्या है जरा उसके बारे में सुनेंगे। ये जो L होता है ना बाबा, ये L होता है जहां से आपने लटकाया है अपने मास को, उस मास से लेके सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस। ये L वो चीज होती है। क्या होती है? L होती है जहां पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जहां से आपने लटकाया है अपने मास को, वहां से लेके सेंटर ऑफ मास, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, उसकी डिस्टेंस। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, ठीक है ना। अब ये L डिस्टेंस चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर L डिस्टेंस चेंज हुई है तो हम उस L को यहां L इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। टेंशन मत लेना, ये फॉर्मूला एकदम सही है, बराबर है, बढ़िया है। अच्छा सुनो, अगर 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 L की वैल्यू बढ़ती है, अगर L की वैल्यू बढ़ती है तो टाइम पीरियड को क्या होता है भैया ये बताओ। अगर L बढ़ रहा है, L बढ़ गया तो टाइम पीरियड भी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं, L बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। मतलब धीरे 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 ऑसिलेशन होंगे। एक ऑसिलेशन को होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, देखो ना टाइम पीरियड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और अगर आप G की वैल्यू कम कर देते हो तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। क्यों? अगर आप G की वैल्यू कम कर रहे हो तो टाइम पीरियड क्यों बढ़ रहा है? तो ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो इधर। इस पेंडुलम को वापस लाने के लिए G बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इस पेंडुलम को अपनी मीन पोजीशन पे वापस लाने के लिए G बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर G की वैल्यू बढ़ाओगे तो रीस्टोरिंग फोर्स जो इसको खींच कर ला रहा है अपनी पोजीशन पे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, वो बढ़ेगा अगर G की वैल्यू बढ़ाओगे। और अगर G की वैल्यू बढ़ाओगे, ये फोर्स बढ़ेगा, तो ये पेंडुलम जल्दी अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो अगर आप G की वैल्यू बढ़ाते हो, G की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब ऑसिलेशन तेज हो जाएगा, जल्दी जल्दी ऑसिलेशन होगा। आई मेरी बात समझ में? और अगर आप G की वैल्यू कम कर देते हो, अगर आपने इस G की वैल्यू कम कर दी तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और इस पेंडुलम को खींचने वाला ही फोर्स बोलेगा आराम से आओ, आराम से तुम तो टहलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेन पोजीशन में आने की। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। सो दिस इज द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसमें बहुत सारे ऊपर नीचे केस बनते हैं, जरा उसको भी समझेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन करिए। कर लिया? चलिए आ जाइए। क्लियर भैया? आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। ये सब आपने लिख लिया होगा, इसको मैं करता हूं क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा नोट देखें, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास ऑफ द बॉब। ये भी आपने देखा, कि टाइम पीरियड जो है भैया वो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी है। मतलब उसको मास से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे भारी पेंडुलम लेकर आओ, चाहे हल्का पेंडुलम लेकर आओ, उसकी लेंथ बताओ मुझे, जी की वैल्यू बताओ, बस उसी पर टाइम पीरियड बेस है। अरे आप YouTube पे देखोगे तो आपके वॉल्टर लुईन सर हैं। वॉल्टर लुईन मतलब जाने माने क्या भगवान, मैं तो बोलूंगा फिजिक्स के भगवान हैं। उनने एक प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, शायद YouTube पे मिले या ना मिले, मैंने पढ़ा था ऐसा कहीं। उनकी एक बुक है मेरे पास, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़िएगा। उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी क्लास में क्या किया था, एक बहुत बड़ा पेंडुलम था, है ना, बहुत बड़ा पेंडुलम क्लास के बीच में लटकाया और उसको एक एंड से छोड़ा, ठीक है ना, वो बढ़िया, और उसके ऑसिलेशन उन्होंने टाइम पीरियड निकाला। ठीक है भाई, टाइम पीरियड निकाला। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस पेंडुलम पर वो चढ़कर बैठ गए, और उन्होंने अपने बच्चों को बोला, स्टूडेंट्स को बोला कि अब तुम टाइम पीरियड निकालो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑसिलेट करता हूं। ठीक है ना, बढ़िया, ऑसिलेट करते रहे। बच्चों ने जब टाइम पीरियड निकाला तो टाइम पीरियड सेम आया। क्या आया?
टाइम पीरियड सेम आ रहा था ऑलमोस्ट। तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास ऑफ द बॉब। बट आगे बात करते हैं इसके। अच्छा, मैंने इस चीज को याद करने का एक तरीका भी बताया था, याद करो आप, लेक्चर देखना पुराना, कि जब से तुम गई हो मिट गया है भूख चैन और प्यास। जब से तुम गई हो मिट गया है भूख चैन और प्यास। याद रखना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। वाह वाह, लिख दो कमेंट में, वाह 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 वाह। घमंड नहीं किया, कितना टैलेंट है मेरे अंदर यार, मतलब घमंड नहीं है लेकिन बिल्कुल भी। चलो आगे पढ़ते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बॉब। बॉब के साइज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि साइज से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चलता है। बॉब के साइज से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चलता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो एल होता है, ये एल क्या होता है, जहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहां से आपका जो मास लटका हुआ है उसके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस, दिस इज द एल। तो अगर आप साइज हो सकता है बढ़ाते जाओ, साइज बढ़ाते जाओ तो सेंटर ऑफ मास क्या कर जाए, थोड़ा शिफ्ट कर जाए। तो अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा तो एल की वैल्यू बदल जाएगी, उससे टाइम पीरियड आना चेंज हो जाएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो वो बोल रहा है मास पे डिपेंड नहीं करता बट साइज पे डिपेंड करता है, क्योंकि उससे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंडेंट है। ओके, सो इन सिंपल पेंडुलम व्हेन अ सॉलिड आयरन बॉब इज रिप्लेस्ड बाय लाइट एल्यूमिनियम बॉब ऑफ सेम रेडियस, देन टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, आयरन भारी होगा, एल्यूमिनियम हल्का होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर सेम शेप और साइज के आपने दो मास लिए हैं, एल्यूमिनियम के और आयरन के, दोनों का टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। वेरी गुड, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ठीक है, बताया हमने बताया है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ठीक है, व्हेन अ पर्सन, थर्ड पॉइंट, व्हेन अ पर्सन सिटिंग ऑन एन ऑसिलेटिंग स्विंग। अब देखो झूले की बात हो रही है, झूले पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना, कम्स इन स्टैंडिंग पोजीशन। अब उसको, आपको होता है ना, जब आप बचपन में नया नया झूलना सीखते हो तो आप झूले पे बैठ जाते हो, है ना, बढ़िया झूल रहे हैं, दिमाग में ख्याल आता है पता नहीं कहां से कि यार बैठे बैठे तो यार नॉर्मल लोग झूलते हैं, स्टड लोग जो कूल लोग होते हैं वो बैठे बैठे थोड़ी ना झूलते हैं, वो खड़े होकर झूलते हैं। तो आप एकदम चलते झूले में क्या करते हो, राम 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 करके एक पैर ऊपर रखते हो धीरे से, फिर दूसरा पैर ऊपर रखते हो, भगवान करके ऐसे खड़े हो जाते हो। इतना अच्छा, पैर कांप रहे होते लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि वाह, आप तो झूले में एकदम खड़े हो गए, क्रेजी कर लिया जीवन में बहुत क्रेजी कर लिया। फिर बोलते हो यार और तेज चलना है, तो आप क्या करते हो, पैर से ऐसे धक्का मारना चालू करते हो कि नहीं करते हो? किया होगा सबने, दांत भी टूटा होगा कभी तो किसी का, है ना। तो वही बोल रहा है कि एक आदमी बैठा हुआ है झूले में, बैठे बैठे उसे ख्याल आया कि अब मैं खड़ा हो जाता हूं झूले पे, है ना, और वो खड़ा हो जाता है झूले पे। तो क्या होता है आगे देखिए, स्टैंडिंग पोजीशन, देन सेंटर ऑफ मास रेजेस अपवर्ड्स एंड लेंथ डिक्रीजेस। क्या हुआ इसका मतलब समझना। देखो ये झूला है आपके पास, है ना, ये झूला है आपके पास, ठीक है ना, इस तरीके से बंधा हुआ झूला है ये भैया। इस पर जब आप ये आदमी को बैठा दिया, ये आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना, पैर लटका के बैठा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है भैया, यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास यहां आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसी झूले पर ध्यान से देखना, इसी झूले पर इस आदमी को बोलूं कि भैया तुम बहुत अच्छा झूले बैठे बैठे, लेकिन बैठे बैठे तो लूजर लोग झूलते हैं, तुमको अब खड़े होके झूलना पड़ेगा। तो ये आदमी बोला कि लूजर तो मैं नहीं हूं बेटा, लूजर तो मैं नहीं हूं। तो ये क्या कर गया भाई, झूले पे ऐसे खड़ा हो गया। अब ये झूले पे खड़ा हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं चला गया। तो देखो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो आप देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास इधर आ गया, इसको आप एल डैश बोल दो। तो आप देख सकते हो कि एल डैश की वैल्यू एल से कम है। तो बताओ मुझे टाइम पीरियड का पुराने टाइम पीरियड से क्या रिलेशन होगा, टी डैश का टी से क्या रिलेशन होगा। आप बोलोगे कि सर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, है ना। अगर एल कम होगा तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, मतलब टी डैश क्या होगा, टी से कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। वही चीज वो बोल रहा है ना। और इसी चीज को आप एल इफेक्टिव बोलते हो, अच्छा अलग अलग क्वेश्चन भी बनते हैं। एक पेंडुलम लटका दिया, उसको हीट अप कर दिया, उसकी वायर को हीट कर दिया। तो भाई अगर वायर को आप हीट करोगे तो वायर एलोंगेट होगी,
वायर में एक्सपेंशन आएगा। अब वायर में एक्सपेंशन आएगा तो उसकी एल इफेक्टिव बढ़ जाएगी, उसको ठंडा करोगे तो एल इफेक्टिव कम हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप घबराना नहीं, याद रखना कि हाँ ये कंसेप्ट है एल इफेक्टिव का। पक्की बात है, क्लियर करूं इसको? हाँ सर, बढ़िया 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 सर, समझ में आया। चलो नोट पॉइंट लिखेंगे अब, चलो मिटा दूं, आगे बढ़े। कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करनी है हमको भैया पीरियोडिक टाइम की, यानी टाइम पीरियड की, सिंपल पेंडुलम की बात करनी है। लेकिन हम अब देखो आसानी से तो हम नहीं छोड़ेंगे सिंपल पेंडुलम को, है ना। उसको बोलेंगे भैया चलो तुमको हम लिफ्ट में बैठा दें, चलो हम तुमको ट्रक में बैठा दें, चलो हम तुमको कार में बैठा दें, है ना। ऐसे नहीं जाने देंगे भाई, है ना। बारातियों का स्वागत हम पान पराग से तो करेंगे, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो हमने कहा चलो भाई सुनो 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 पेंडुलम, इधर आओ ना जरा। पेंडुलम बोला हाँ बोलो क्या काम है। तो मैं कहा चलो तुमको लिफ्ट की सैर कराएं, है ना। चलो ले चले तुम्हें लिफ्ट के शहर में। यहाँ पे हमने पेंडुलम को बोला चलो भैया ये तुमको हमने लटका दिया एक लिफ्ट में, ठीक। जो लिफ्ट क्या कर रही है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। तो बताओ अगर मैं इस कंडीशन में इस पेंडुलम को हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं, हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा बहुत ही नेक ख्याल है, बहुत बढ़िया ख्याल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। योर क्वेश्चन हर्ट मी हेयर, हर्ट मी हेयर। तो मैंने थोड़ा सा अपना फिजिक्स का नॉलेज एकत्रित किया। मैंने बोला कि सर मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि ये जो लिफ्ट है ना सर, लिफ्ट जो है ना सर, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। तो सर इसमें कहीं ना कहीं सूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा सर, सूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा अगर मैं लिफ्ट में बैठकर देखता हूं, अगर मैं लिफ्ट में बैठकर ऑब्जर्व करता हूं। तो मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े हैं, आओ तो लगाते हैं भैया इसमें हम अपना सूडो फोर्स का कंसेप्ट। लो भैया ये है आपका क्या, पेंडुलम, सीधी लाइन खिंच जा, हाँ ये है आपका पेंडुलम, ठीक। ये पूरा का पूरा पेंडुलम ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। इसमें नीचे की तरफ लग रहा है इसका वेट mg, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। ये क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो हम जानते हैं इसमें सूडो फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट। तो नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा ma, नीचे की तरफ क्या लगेगा, सूडो फोर्स ma, है ना। ऊपर टेंशन है, ये तो है ही, तो जानते ही हो आप, ठीक है ना। हमको mg और ma से मतलब नहीं है, हमें यह देखना है कि यहाँ पर g की इफेक्टिव वैल्यू क्या हो गई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ g की इफेक्टिव वैल्यू g प्लस a हो गई है। ये मैंने आपको पढ़ाया है जब हम एलिवेटर के केसेस पढ़ रहे थे, हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक। अच्छा ठीक है, अब इसी कंडीशन में ध्यान से सुनना, इसी कंडीशन में अगर मैं इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे समझ में आएंगी सारी चीजें आपको। ये है पेंडुलम, और नीचे और लंबा पेंडुलम, और लंबा और सीधी लाइन वाला ये पेंडुलम है, ठीक। इसको मैंने हल्का सा डिस्प्लेस किया तो पेंडुलम यहाँ कहीं आया कि नहीं आया? ठीक है सर। इस कंडीशन में क्या होगा आपको पता है, नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, मुझे बताओ। नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, mg प्लस ma, यानी कि mg प्लस a। लास्ट केस जो अभी हमने पढ़ा था उसमें नीचे एक्ट क्या करता था, mg बस एक्ट करता था। जब ये कहाँ था, ग्राउंड पे था, जब हम इस पेंडुलम को किसी सीलिंग से लटका रहे थे, तब यहाँ नीचे क्या एक्ट करता था, सिर्फ mg एक्ट करता था, ठीक है। ओके, ये था भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये है हमारी टेंशन, ठीक। टेंशन को मैं यहाँ क्यों नहीं लिख रहा हूँ या क्यों नहीं लिखता, क्यों हम टेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, उसका एक रीजन है, अभी आपको समझ में आएगा। देखो इसका एक कंपोनेंट ये होगा mg प्लस a कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, ये कंपोनेंट, ठीक। और इसका एक कंपोनेंट होगा ये, कौन सा, mg प्लस a साइन थीटा, g प्लस a साइन थीटा, हाँ कि ना? हाँ सर। अब ध्यान से सुनो, ये टेंशन तो इसको खा जाएगा, मतलब ये टेंशन इसको बैलेंस कर देगा, एक दूसरे को काट देंगे कि नहीं काट देंगे? हाँ। और mg प्लस a को तो हमने रिजॉल्व कर दिया है, mg प्लस a को तो हमने रिजॉल्व कर दिया है। तो अब इस पेंडुलम को मीन पोजीशन पर कौन खींच कर लाना चाहता है, ये mg प्लस a साइन थीटा, हाँ कि ना? तो यही वो एफ नेट बचा, यही वो एफ नेट है जो यहां पर एक्ट कर रहा है इस पेंडुलम पर और इसको मीन पोजीशन में खींच के लाना चाहता है, हाँ कि ना? इससे पहले वाले केस में a नहीं था, इससे पहले वाले केस में mg साइन थीटा था। अब यहां पर वैल्यू बढ़ गई है, g के साथ a ऐड हो चुका है, तो ये फोर्स बढ़ गया होगा, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ये फोर्स क्या कर गया होगा, बढ़ गया होगा। ध्यान से सुनो, ये है आपका x डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज योर f नेट, दिस इज योर f नेट, ये दिस इज योर f नेट जिसकी डायरेक्शन x के अपोजिट
है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं इस केस में कि एफ नेट इज नथिंग बट एम जी प्लस ए साइन थीटा, एम जी प्लस ए साइन थीटा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, अभी मैंने आपको बताया था। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा थीटा के बराबर, वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्स बाय एल के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो हम यहाँ एफ नेट लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? एक्स बाय एल, एक्स बाय एल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब आप देखो एक्स की डायरेक्शन ये है, एक्स की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, एक्स की डायरेक्शन ये है, एफ नेट की डायरेक्शन ये है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ आपको एक माइनस साइन लगाना चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लग रहा है। हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू दिस। क्लियर? पक्का? हाँ सर। अब इसको कंपेयर करो यार, जरा कंपेयर करो, कंपेयर भी कर लो यार, फिर डब्बे में बंद करेंगे। किससे कंपेयर करना है सर? इसको हम कंपेयर कर लेते हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स से। अब बताओ के की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर जो के है ना, मुझे ये दिख रहा है सर, के ये दिख रहा है सर, के की वैल्यू आ रही है एम जी प्लस ए बाय एल के बराबर। ठीक है, क्या आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हो इस पेंडुलम का जो एलिवेटर के अंदर है और एलिवेटर ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है? सर बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर। चलो, तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के की वैल्यू क्या आई है भाई? के की वैल्यू आई है एम जी प्लस ए, एम जी प्लस ए, एम जी प्लस ए बाय एल। एल ऊपर चला गया, एम से एम कट गया। तो यहां पर क्या आ गई भाई टाइम पीरियड की वैल्यू? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं? यही लिख देता हूं, एम एम हटा के। ठीक है ना, यही लिख देता हूं 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। और इस जी प्लस ए को आप क्या बोलते हो? इस जी प्लस ए को आप बोलते हो जी इफेक्टिव। जैसे वहां एल इफेक्टिव था, यहां जी इफेक्टिव आने लगा। आपने सिस्टम बदल दिया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ले आए, तो भाई यहां पर क्या होने लगा? जी की इफेक्टिव वैल्यू आने लगी, जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जब आप किसी सिस्टम पर उठ रहे थे, बैठ रहे थे, अपने स्ट्रिंग की लेंथ घटा रहे थे, बढ़ा रहे थे, तब आप वहां पर क्या बोल रहे थे? एल इफेक्टिव बोल रहे थे। जब आपने यहां पे सिस्टम चेंज कर दिया, तो अब आप क्या बोलने लगोगे? जी इफेक्टिव बोलने लगोगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इन अ एलिवेटर, जो एलिवेटर कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। ए एक्सेलरेशन से कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। अब मुझे बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम हो गया कि बढ़ गया? पॉज करो वीडियो को और कमेंट करके बताओ, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम बढ़ गया है पिछले केस से कि घट गया है? आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ गया है। पहले mg sin थीटा हुआ करता था, अब mg प्लस ए sin थीटा हो गया है। मतलब ये फोर्स बढ़ गया है, इसको रिस्टोर करने वाला, इसको ओरिजिनल मीन पोजीशन में लाने वाला फोर्स बढ़ गया है। तो उसको जल्दी जल्दी लेकर आएगा, जल्दी जल्दी लेकर आएगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आप खुद देखो, ये वैल्यू बढ़ गई है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक, इसका नेक्स्ट केस आपको दूंगा तो आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बना लेंगे सर। सर मजाक है क्या? है बहुत आसान है सर। आओ चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो, सॉरी मैंने पहले ही मिटा दिया, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? चलिए आइए। अब क्या होगा? अब वही होगा सर जो मंजूर खुदा होगा। ओहो क्या बात है, बहुत ही शानदार। तुम लोग भी लगता है आजकल पढ़ने लग गए हो। एक बार मैं क्लास में, अब तुम लोग को पता नहीं जोक समझ में आएगा कि नहीं आएगा, एक बार मैं क्लास में क्या शायरी थी वो, मेरे फैकल्टी ने सुनाई थी। मेरे को जो फैकल्टी पढ़ाते थे उनकी 4 लाइन थी, बड़ी सुंदर 4 लाइन थी, है ना? आपको सुनाता हूँ मैं। तो अर्ज किया है कि तूफानों में उजड़ जाएं मेरे आशियाने तो गम नहीं। मतलब अगर तूफान चल रहा है और मेरा झोपड़ा, मेरा घर उखड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तूफान तो सबके लिए है ना। तूफान में उखड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो तूफानों में उजड़ जाएं मेरे आशियाने तो गम नहीं, कोई हवा उन्हें छूकर निकल जाए तो बुरा लगता है ना? हवा ने परेशान कर दिया, मतलब छोटी मोटी हवा चल रही है और उससे मेरा घर हिलने लगा, तो उससे मुझे ज़्यादा बुरा लगता है ना? तूफान हिला देता मेरे घर को तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो तूफानों में उजड़ जाएं मेरे आशियाने तो गम नहीं, कोई हवा उन्हें छूकर निकल जाए तो बुरा लगता है। वो रूठ जाती है मुझसे तो सह लेता हूँ मैं,
पर किसी और को देखकर मुस्कुराए तो बुरा लगता है, और उसकी बेवफाई को अपना मुकद्दर मान लिया मैंने, उसकी बेवफाई को अपना मुकद्दर मान लिया मैंने, पर कोई और उसे बेवफा कहे तो बुरा लगता है। वाह 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 वाह, अपनी फैकल्टी की याद आ गई यार मुझे, बड़े शानदार थे। चलो है मतलब अभी भी है, ऐसा नहीं है। चलो अब क्या करना है हमको, सेकंड केस देखना है कि यही लिफ्ट है, यही एलिवेटर है, यही पेंडुलम है, लेकिन हमने लिफ्ट को बोला चलो बेटा आप नीचे चलो, नीचे 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 नीचे, तो उसको ए एक्सेलरेशन से हम नीचे की तरफ ले जाने लगे। और फिर मैंने क्या किया, इस पेंडुलम को हल्का सा टिल्ट किया, इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, और मुझसे पूछा, मैंने ही पूछा कि भाई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा इसका। तो आपने बोला सर अभी भी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, पूरा का पूरा पेंडुलम आपका एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, इस पर लग रहा है mg वेट। अब एक्सेलरेशन नीचे है तो ऊपर की तरफ लगेगा इस पे सूडो फोर्स ma। हाँ कि ना? हाँ सर। अब आप देखो mg को अपोज करने वाला ma आ गया है, mg को अपोज करने वाला ma आ गया है कि नहीं आ गया है? हाँ सर। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है ना? तो हम बोल सकते हैं नेट क्या होगा, नीचे की तरफ mg माइनस a होगा, ठीक है ना? नीचे की तरफ क्या होगा, mg माइनस a, ठीक। वही सेम कहानी होगी, इसको आप टिल्ट करोगे mg माइनस a साइन थीटा इधर आ जाएगा, mg माइनस a कॉस थीटा को टेंशन बैलेंस कर देगा। तो यहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो mg माइनस a साइन थीटा आएगी। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। साइन थीटा को आप बोलोगे x/l रख दो, फिर वही k की वैल्यू निकालोगे, फिर आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालोगे, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकलकर अब क्या आएगा, 2 पाई, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन दिस केस इज 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g माइनस a, g माइनस a। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। अब देखो पहले g प्लस a था, वैल्यू g से ज्यादा हो गई तो टाइम पीरियड कम हो गया था, अब वैल्यू g से कम हो गई है, g माइनस a हो गई है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। तो जब आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी और आप अपने पेंडुलम को हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो बढ़ चुका होगा। क्या होगा? बढ़ चुका होगा पहले केस से। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ सर पक्की बात है। अगर हमारा पेंडुलम सीधे सीधे हमने सीलिंग से लटकाया था, लिफ्ट में नहीं रखा था, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आया था, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। जब आपने उसी पेंडुलम को एक ऐसी लिफ्ट में रख दिया जो ऊपर की तरफ जा रही थी, तो आपका टाइम पीरियड कितना आया भैया, 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी प्लस ए। जब आपने उस लिफ्ट को बोला बेटा नीचे की तरफ जाओ अब, तो आपका टाइम पीरियड क्या आया, 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी माइनस ए। तो अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? तो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड आएगा t डबल डैश, ठीक है ना? उससे ज्यादा, उससे कम होगा t, और फिर सबसे कम होगा t डैश, ठीक है ना? पक्का 100%? हाँ सर। चलो समझ गए कि नहीं समझ गए सारे केसेस? हाँ सर। चलो एक मैं आप पे ऊपर छोड़ता हूँ, एक केस, लास्ट केस जो इस पर है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और वो क्या होगा मुझे बताना आप। इसको हटाओ यहाँ से। और मैंने बोला केम छे केम छे केम छे, उसने बोला एम छे एम छे एम छे। हाँ भाई चलो सर। अब यहां पर क्या हो रहा है, a एक्सेलरेशन है और वो g के बराबर है। किसके बराबर है? a एक्सेलरेशन है और वो g के बराबर है, ठीक है भाई। इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखो भाई, नीचे है mg, ठीक, और आपने बोला एक्सेलरेशन a है, नीचे की तरफ जा रहा है, उसकी वैल्यू g के बराबर है, तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ mg। हाँ कि ना? अरे a की वैल्यू g के बराबर है, तो mg एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हाँ सर। तो यहां पर g इफेक्टिव कितना आ जाएगा, यहां पर g इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 0। अरे भैया ये g इफेक्टिव कहलाता है, आपको मैंने बताया कि नहीं? ये जो आप 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी प्लस ए लिखते हो ना, ये क्या है, दिस इज g इफेक्टिव। बताया कि नहीं बताया मैंने आपको? बिल्कुल बताया है। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि इस केस में जब आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन g से, तो g इफेक्टिव कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस केस में टाइम पीरियड बताओ क्या होगा? तो आप बोलोगे सर टाइम पीरियड तो हो गया 2 पाई अंडर रूट l अपॉन 0, यानी कि इन्फिनिटी, इनफाइनाइट हो गया टाइम पीरियड। मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में आपके पेंडुलम को इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका क्या मतलब हुआ सर? ये तो मतलब बुक में लिखा रहता है सीधा कि अगर आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर हो गई है लिफ्ट की, तो मुझे बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बारे में आप क्या बोल सकते हो? सर इन्फिनिटी होता है सर, टाइम पीरियड इन्फिनिटी होता है, बस हो गया, खत्म काम। समझाओ भी तो उसका मतलब क्या है। अरे भैया
जब आपका जी इफेक्टिव 0 हो गया, इसका मतलब यह है कि लिफ्ट के अंदर कोई ग्रेविटी नहीं है, नो ग्रेविटी, नो ग्रेविटी, लिफ्ट के अंदर कोई ग्रेविटी नहीं बची, है ना। और भैया याद करो, इस बॉब को, इस पेंडुलम को जब आप डिस्प्लेस करते थे तो इसको रिस्टोर करने वाला जो फोर्स होता था उसमें जी वैल्यू आती थी। क्या आती थी? जी की वैल्यू आती थी। वो जी ही जरूरी था इस पेंडुलम को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने के लिए, लेकिन इस केस में तो जी इफेक्टिव 0 हो गया। तो भैया कौन ले जाएगा इस पेंडुलम की अपनी, कौन ले जाएगा इस पेंडुलम को अपनी मेन पोजीशन पर? कोई भी नहीं। इसका कोई सगा नहीं बचा, इसका कोई भी सगा नहीं बचा जो इसे अपनी मेन पोजीशन पर लेकर जाए। तो इसका मतलब ये बोल रहे हो सर आप कि अगर ये लिफ्ट नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन जी से और मैं इसको टिल्ट कर दूं, हल्का सा टिल्ट कर दूं, यानी कि हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं, तो ये इस पोजीशन में ही रह जाएगा क्या? हाँ, यही बोलना चाह रहा हूं मैं कि भाई ये इसी पोजीशन में रह जाएगा क्योंकि इसको रिस्टोर करने में जी जरूरी था, है ना। और जी ही क्या हो गया है? इफेक्टिव 0 हो गया। तो भैया आप इसको जिस भी पोजीशन में जाकर छोड़ोगे ये उसी पोजीशन में रह जाएगा। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। मेन पोजीशन में आने के लिए इनफाइनाइट टाइम लेगा। समझे कि नहीं समझे? आएगा ही नहीं, मतलब आएगा ही नहीं। ओके सर, ओके, अच्छा, इसका मतलब ये होता था क्या? हाँ, इसका मतलब यही होता था। चलिए, ये आपको समझ में आया? हाँ सर। चलो एक सिस्टम और बचा है, जरा उसको भी देख लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर दूं। कर दीजिए सर। ये हो गया क्लियर। आ जाओ। अब देखो, अब आपके सामने मैं एक गाड़ी लेकर आता हूं, है ना। ये लो, ट्रक, टक 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 टक। चलो चलो, ओ कितने चलिए। चलो भैया, ये है ट्रक आपका। ट्रक, क्या ट्रक बनाया यार सर, है? वाह यार सर, मजा आ गया ट्रक देखकर तो। लेकिन सर ये ट्रक थोड़ा बड़ा बना देते ना तो सही रहता। अरे मैं अभी जूम करूंगा ना, अभी मैं जूम करूंगा। इस ट्रक के अंदर मैंने क्या किया भैया? पेंडल लटका दिया और इस ट्रक को ए एक्सेलरेशन दे दिया और मैं यहाँ पर बैठ गया। यहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे क्या दिखेगा जरा उसके बारे में बात करते हैं। ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है भाई? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल, मैंने इसको नाम दिया था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, NIFOR, लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ा रहा था तो मैंने इसको ये नाम दिया था। ठीक है, इसको जूम करते हैं, जरा पेंडुलम को बाहर निकालते हैं। आओ, ये है आपका पेंडुलम। ठीक, हाँ सर, बढ़िया। अब भैया एक बात बताओ, इस पेंडुलम पर पहले एलिवेटर वाले केस में आप देख रहे थे या तो एक्सेलरेशन नीचे जा रहा था या तो एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा था। अब क्या हुआ? इस पेंडुलम पर आगे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है क्योंकि ट्रक आगे की तरफ जा रहा है। तो सूडो फोर्स कहां लगेगा? सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। दिस इज योर सूडो फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है, इस बॉब का मास m है, तो इसमें सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगने वाला है। मानते हो कि नहीं? और क्या होगा? और सर इसमें लग रहा है इसका वेट नीचे की तरफ mg। हाँ कि ना? हाँ सर। तो हम देख सकते हैं, अगर मैं मास, क्योंकि मास कांस्टेंट है, मास हटा दूं तो मैं देख सकता हूं यहां भी जी इफेक्टिव का कुछ कंसेप्ट आने वाला है। इसका रिजल्टेंट निकलेगा, इसका कुछ रिजल्टेंट निकलेगा जिसको आप जी इफेक्टिव बोलोगे, और वो क्या होगा? √g² प्लस a²। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो √g² प्लस a² होगा। हाँ, अब आपको इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछेगा तो आप बोलोगे 2π √L। L क्या है भैया? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, L अपॉन जी इफेक्टिव, L अपॉन जी इफेक्टिव, एंड दिस इज योर जी इफेक्टिव। ठीक, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। T इज इक्वल्स टू 2π √L अपॉन g² प्लस a² टू द पावर 1/2, टू द पावर 1/2। क्लियर है कि नहीं? अरे भैया कोई टफ चीज है क्या? इसी पर तो आपके न्यूमेरिकल बनेंगे कल के दिन भैया। ये चीज अगर आपको याद नहीं रहेगी तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? या तो वो आपके पेंडुलम की वायर को गर्म करेगा, ठंडा करेगा, खींचेगा, शॉर्ट करेगा, कंप्रेस करेगा, वहां पर एल इफेक्टिव का कंसेप्ट आएगा, या तो वो उसको कैसे किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख देगा जिसके पास खुद का एक एक्सेलरेशन होगा, तो आपको वहां जी इफेक्टिव की बात करनी पड़ेगी। अब वो जी इफेक्टिव की बात कितने तरीकों से हो सकती है वो मैंने आपको बता दी है। एलिवेटर में मैंने आपको 3 केस बता दिए, मैंने आपको ट्रक में बैठा के 1 केस बता दिया, और कितने केस लोगे? बच्चे की जान लोगे क्या? है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझ में आया। क्लियर? अच्छा, आईआईटी में एक क्वेश्चन आया हुआ था, आईआईटी का एक क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है, उसमें आपको इक्वेशन दे देता है वो, y इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ इक्वेशन दे देगा, 2t², हाँ ऐसी कोई इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि आपका पेंडुलम है,
ये आपका पेंडुलम है, इस पेंडुलम को जिस पॉइंट से लटकाया गया है वो पॉइंट ऊपर की तरफ भाग रहा है इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू 2t²। उसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको दे दी है ना, और वो पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो। तो आप क्या करोगे, y को डिफरेंशिएट करोगे, dy/dt निकालोगे, इससे क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। फिर आप क्या निकालोगे, d²y/dt² निकालोगे, इससे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो बोलेगा t इज इक्वल टू समथिंग, वैल्यू बता देगा, t सेकंड में बताओ एक्सेलरेशन कितना है। आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा, t की वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी जिससे ये पॉइंट ऊपर जा रहा है। मतलब आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा जिससे पेंडुलम ऊपर की तरफ भाग रहा है। ठीक, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, g नीचे की तरफ है, इस केस में आप जाते हो सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और g इफेक्टिव के लिए g+a आ जाएगी। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, 2π/L/g+a। सिंपल है ना। तो आपको डरना नहीं है, कंसेप्ट पकड़कर चलना है। अगर आप कंसेप्ट पकड़कर चलते रहोगे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरी बात समझ में आई, मेरी आंखों में सच्चाई देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ूं, क्लियर करूं, कर दीजिए सर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आ गया है, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, a simple pendulum of length L and having a bob of mass capital M is suspended in a car। लो भैया, आप कार पे सस्पेंड करा दिया है, ठीक है। द कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। लो भाई और क्वेश्चन बदल गया, आप कार को सर्कुलर ट्रैक पे घुमा दिया जिसका रेडियस कैपिटल आ रहा है विद द यूनिफॉर्म स्पीड v, ठीक है। इफ द पेंडुलम मेक्स स्मॉल ऑसिलेशन इन रेडियल डायरेक्शन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ऐसा सडन क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ जाएगा तो क्या करोगे भाई, दिमाग ही तो लगाओगे, है ना। दिमाग नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन नहीं हिलेगा, ठीक है। ये कार है, ये कार है भैया ये, और इस कार के अंदर पेंडुलम लटका दिया गया है, ठीक है ना। और पेंडुलम रेडियल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं पेंडुलम को उठा के ले आ रहा हूं बाहर, ये है पेंडुलम, ठीक, दिस इज योर पेंडुलम, दिस इज योर पेंडुलम। और इस पेंडुलम पर, हाँ चलो अब क्या क्या लगने वाला है जरा उसके बारे में बात करते हैं। मैं कार के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। पहले तो ये बताओ कि कार यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ सूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है, कैपिटल R है, ये भी आपको बता दिया गया है। सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, कार टर्न ले रही है सर्कुलर ट्रैक पे। मुझे एक बात बताओ, क्या इस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा। हाँ सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा AC, ठीक है ना। चलो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग गया, और क्या लग रहा होगा भाई, इस बॉब पर लग रहा होगा, इसका मास वेट बना रहा होगा m × g से। हाँ अब भैया ध्यान से देखो कि इस बॉब पर नीचे mg लग रहा है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC लग रहा है, तो एक सूडो फोर्स लगेगा, और वो सूडो फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा MAC। मानते हो कि नहीं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको अगर पता हो तो वो v²/r होता है, जहां v क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। इस यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है v से, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने फॉर्मूला देखा कि अगर आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना हो इस केस में तो वो क्या होगा, 2π/L/g इफेक्टिव। होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ कि ना, L/g इफेक्टिव, ठीक है ना। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, है ना, लेंथ कितनी है भाई L, तो यहां पर आप लेंथ कितनी रख दोगे भाई, कैपिटल L, ठीक। जी इफेक्टिव आपको निकालना है। जी इफेक्टिव आप निकाल सकते हो कि निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। जी इफेक्टिव जब आपको निकालने को बोला जाएगा तो वो रिजल्टेंट होगा इसका और इसका, हाँ कि ना, g² + AC², g² + AC²। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। तो यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, t = 2π/L/g इफेक्टिव, L/g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होगा, g² + AC², ठीक है, और इसकी पावर 1/2। चाहो तो आप यहां पर AC की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। AC की वैल्यू क्या होगी, v²/r, v²/r, ठीक है ना, होल स्क्वायर होगा तो ये v की पावर 4/r² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस यहाँ पर अगर आपको वैल्यू दी गई होती तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेते। यहाँ पर आपको वैल्यूज नहीं दी गई है तो हमने यहाँ पे एक जनरलाइज्ड इक्वेशन निकाल ली, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना था, जी इफेक्टिव वाला काम था वो हमने कर दिया है और हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। हो सकता है आगे कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए जिसमें यहाँ पर वैल्यूज गिवन हो, ठीक है ना। मैं नहीं बोलूंगा कि आप ये फॉर्मूला याद रखो, आप ये फॉर्मूला याद रखो, जी इफेक्टिव का कंसेप्ट याद रखो, यहाँ पर पुट करो और जब वैल्यूज आपको दी जाएगी तो वैल्यूज भी यहाँ पे क्या कर देना, पुट कर देना। क्लियर है,
हाँ सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ें। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, इसको करता हूं मैं क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अ पेंडुलम क्लॉक शोज एक्यूरेट टाइम इफ द लेंथ इंक्रीजेस बाय 0.1%, डिड्यूस द एरर इन द टाइम पर डे। टाइम पर डे में आपको एरर निकालनी है, कितने मिनट की या कितने सेकंड की आएगी, ठीक है। तो एरर का भी क्वेश्चन है, हम एरर पढ़ चुके हैं, एरर में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, और अब हम पेंडुलम के केसेस पढ़ चुके हैं, तो हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो हम जानते हैं भाई जो टाइम पीरियड होगा नॉर्मल कंडीशन में वो होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और जब आपने क्या किया लेंथ को इंक्रीज कर दिया तब टाइम पीरियड 2 डैश हो जाएगा, मान लिया मैंने, और लेंथ इंक्रीज करके एल डैश हो गई। किसी को कोई दिक्कत? 2 पाई सेम है, जी सेम है, 2 पाई सेम है, जी सेम है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं टी डैश बाई टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाय जी, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ g बाय एल, और ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, g से g कट जाएगा, क्या बचेगा t डैश अपॉन t इज इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एल की पावर 1/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं। चलो, हमने ये माना कि भाई डेल्टा एल चेंज के लिए, हमने ये माना कि भाई डेल्टा एल लेंथ चेंज के लिए, या डेल्टा एल को मैं स्मॉल लिख दूं, डेल्टा एल लेंथ का जब चेंज आता है, डेल्टा एल लेंथ का जब चेंज आता है लेंथ में, तो हमने ये माना कि टाइम में डेल्टा टी टाइम का चेंज आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। परसेंटेज एरर की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू, क्या होगा भाई इसका फॉर्मूला? इसका होगा 1/2 डेल्टा एल बाय एल। होगा कि नहीं होगा? मानते हो कि नहीं मानते? अरे हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं सर। आप रिलेशन देखो ना, टी का क्या रिलेशन है एल के साथ? रूट एल का रिलेशन है। हाँ सर ठीक है, वेरी गुड, इंटू 100। क्या आपको परसेंटेज एरर दी गई है क्या? दी गई है क्या? सॉरी, परसेंटेज एरर बताऊं, क्या आपको परसेंटेज चेंज दिया हुआ है क्या लेंथ में? हाँ सर 0.1% दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक। अब वो बात कर रहा है कि आपको एरर निकालनी है पर डे में, पर डे में। तो भाई पर डे में कितने सेकंड्स होते हैं? एक दिन में होते हैं 86,400 सेकंड्स। 86,400 सेकंड्स होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, है ना। आपको निकालना क्या है? एरर इन टाइम पर डे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। जो आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी हाफ इंटू 0.1 इंटू 86,400 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट यहाँ से हटाओ, ये 3 0 हो गए, 2 0 काट दो, 1 0 काटा, 1 0 काटा, और क्या कट जाएगा, और क्या कट जाएगा, और क्या कट जाएगा भैया? 2 5 10 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 5 2 10। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 43, 5 2 10, ये हो जाएगा 43.2 सेकेंड, 43.2 सेकेंड। तो उसने पूछा भैया एक दिन में बताओ कितना एरर आएगा, तो आपकी घड़ी 43.2 सेकंड से लेट हो जाएगी। पूरे एक दिन में आपकी घड़ी 43.2 सेकंड क्या हो जाएगी भाई? लेट हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने एरर में भी किए हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने यहां पर भी कर लिए, हमको समझ में आ गया है, ठीक है, पक्का 100%। चलिए भाई इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, यहां थर्मल की बात आ गई भाई। A bob of simple pendulum is suspended by a metallic wire, ठीक है। If alpha is the alpha है ना, ये alpha है। If alpha is the coefficient of linear expansion and delta theta या d theta is the change in temperature, then prove that percentage change in time period is 550 alpha d theta। ये हमको प्रूव करना है। मेरी बात सुनो, नॉर्मल लेंथ मैं मान रहा हूं L है, और जब मेटालिक वायर को हीटअप किया गया तो मैंने सोचा कि भाई उसकी लेंथ बढ़ गई होगी, और कितनी हो गई होगी? एल डैश। अच्छा, एल डैश कितनी होगी? एल डैश होगी एल प्लस एल अल्फा डी थीटा। मानते हो कि नहीं मानते? पढ़ा है हमने। हाँ सर, इसमें से हम एल अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एल 1 प्लस अल्फा डी थीटा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, ठीक। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज दिस, ठीक है भाई। परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड हमको पता करना है। आइए देखते हैं। टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। मानते हो कि नहीं?
तो अगर t हम बोले t बाई टी डैश का रेशो हम बोले, या मैं बोलूं t डैश बाई टी का रेशो अगर हम बोले, t डैश बाई टी का हम रेशो बोलें तो हम बोल सकते हैं दैट इज l डैश बाई l। हाँ सर, l डैश की वैल्यू कितनी है, l 1 प्लस अल्फा डी थीटा। हाँ सर, पुट कर दो, l प्लस l इंटू 1 प्लस अल्फा डी थीटा, है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ सर, 1 प्लस अल्फा डी थीटा की पावर, नहीं की पावर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है। ठीक, चलो l से हमने l को काटा, t डैश बाई टी का रेशो कितना आ गया, t डैश बाई टी इज नथिंग बट 1 प्लस अल्फा डी थीटा की पावर 1/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। यहां पर हम जानते हैं कि अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होने वाली है ना, बहुत ज्यादा छोटी होने वाली है, तो हम यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं सर। t डैश बाई टी इज नथिंग बट 1 प्लस 1/2 उतार दो आगे, 1/2 अल्फा डी थीटा। हाँ कि ना, हाँ सर, 1/2 अल्फा डी थीटा। आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर आ गया। चलो, आपके पास t डैश बाई टी का रेशो आ गया है। पूछ रहा है वो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द पीरियड, टाइम पीरियड। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है भाई, t डैश फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज चेंज। इस चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या, हाँ सर, t डैश बाई टी माइनस 1 इंटू 100। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। t डैश बाई टी का आपके पास है, अरे t डैश बाई टी का रेशो आपके पास है, इसको यहाँ पुट कर दूं, बिल्कुल कर दो सर। तो 1 प्लस 1/2 अल्फा डी थीटा माइनस 1 इंटू 100। ठीक, क्या हो जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा कि नहीं। इस 2 से ये 100 गया तो क्या हो गया, 50 हो गया। क्या बचा, 50 अल्फा डी थीटा, बचा कि नहीं बचा। तो परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड इज नथिंग बट, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज नथिंग बट 50 अल्फा डी थीटा, 50 अल्फा डी थीटा। ठीक है, चलो वेरी गुड। लो भैया, एक झटके में प्रूफ खत्म, खल्लास, फिनिश, कुछ भी नहीं था। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते थर्मल, थोड़ा सा पढ़ लेते एरर, थोड़ा सा पढ़ लेते एसएचएम, तो आपको फटाफट सारे क्वेश्चन बन रहे होते। यहां अगर आप फंस रहे होगे कहीं, आपको लगा होगा कि सर ने जल्दी करा दिया, तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपने वहां रिवाइज किया होता तो ये फटाफट आप, हो सकता है कई बच्चों ने वीडियो पॉज करके फटाफट सॉल्व भी कर लिया होगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी इस क्वेश्चन में, है ना। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो रिवीजन में, प्रैक्टिस में, पढ़ाई में, कंसंट्रेशन में। ठीक, प्लीज उस पर वर्क करेंगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन आपने कर लिया है तो उसको नोट डाउन कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़िया। ओहो हो, चलिए हमको इस लेक्चर में इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में हमको कंपाउंड पेंडुलम देखना है, फिजिकल पेंडुलम, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी इस लेक्चर में हम इतना ही देखना था, न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। ठीक है, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की एक वेबसाइट है magnetbrains.com से, जहां पर आपको सारी क्लासेस के सारे लेक्चर प्रॉपर्ली अरेंज्ड मिलते हैं। कैसे यूज करना है इस वेबसाइट को, आपको जाना है, यहाँ लिखना है magnetbrains.com, ऐसा कुछ पेज खुलेगा। आप जो भी क्लास के हो, आप जिस भी क्लास के हो, आपको उस क्लास पे जाके क्लिक कर देना। मान लीजिए आप क्लास 11th के, आपने क्लास 11th पे क्लिक किया, क्लास 11th के सारे लेक्चर देखो, आपको सारे फैकल्टीज के लेक्चर यहाँ पर प्रॉपर्ली अरेंज्ड मिल जाएंगे। अब आपको फिजिक्स पढ़ने का मन है, आपने क्लास 11th फिजिक्स पे क्लिक किया, तो लो भैया फिजिक्स के सारे लेक्चर आपको प्रॉपर्ली अरेंज मिल गए। अब आपको मन बहुत ज्यादा विचलित हुआ, आपने बोला कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ना है, आपने कंसेप्ट ऑफ फोर्स पे क्लिक किया, तो लो भाई कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ाता हुआ मैं आपको मिल जाऊंगा। यहाँ बढ़िया कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़िए, मुझसे बातें कीजिए, कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा आपको लेक्चर। ठीक है, आपको पता है कि भाई आइडियोलॉजी मैग्नेट ब्रेन्स की क्या है, हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं फ्रॉम क्लास 1st टू क्लास 12th। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कंटेंट भी आपको टॉप नॉच प्रोवाइड किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते, बस शुद्ध क्या बोलते हैं, पढ़िए, आइए, आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, पढ़िए और बस पढ़कर संतुष्ट रहिए। ठीक, इसके बदले में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिलता रहे। और वो मोटिवेशन हमें कैसे मिलेगा कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके आग की तरह हमारे वीडियोस को क्या कर सकते हैं, आप फैला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने टीचर्स में, अपने स्कूल के टीचर्स में कि देखिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो ये काम कर रहा है। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।